सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट में। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं, हमने एक नया पेपर स्टार्ट किया है जिसका नाम है रियल एनालिसिस, यानी कि वास्तविक विश्लेषण। इसमें स्टूडेंट्स हमने सबसे पहला टॉपिक रखा है सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम। तो प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस की डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और टाइप्स के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस की लिमिट, उसके कन्वर्जेंस की कंडीशन और सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट के बारे में, यानी कि किसी अनुक्रम की सीमा, अनुक्रम के अभिसरण की शर्त तथा अनुक्रम के सीमा बिंदु के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है स्टूडेंट्स जिसमें हमें सीक्वेंस दे रखी है 3n/n+5√n और हमें यहां फाइंड करना है कि ये सीक्वेंस किस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी। तो यहां क्वेश्चन को हम लिख देते हैं, इज कन्वर्जेस टू। तो स्टूडेंट्स हमें यहां देखना है ये दी गई सीक्वेंस 3n/n+5√n किस पॉइंट पे कन्वर्ज होती है, यानी कि इस सीक्वेंस की लिमिट क्या है। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, किसी भी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करने के लिए आप लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट अप्लाई कर सकते हैं। अब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट को सोल्व करने के लिए आप दी गई सीक्वेंस के nth टर्म को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप n कॉमन ले लें, यानी कि इस प्रकार से 3n/n 1+5/√n। ऐसा इसलिए क्योंकि जब लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट हो तो आप कोशिश करें कि जितने भी n आपको इस सीक्वेंस के टर्म में दे रखे हैं उन्हें आप डिनोमिनेटर में लेके आए। यहां से देखो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो बाकी टर्म बच गई वो लिख देते हैं 3/1+5/√n। अब अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट अप्लाई करेंगे तो यहां होगा 1+5/∞ जो कि 0 बन जाएगा, यानी 3/1+0 जो कि सोल्व होने के बाद में आ जाएगी 3। तो स्टूडेंट्स कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का नेक्स्ट एग्जांपल हम कुछ इस प्रकार से ले लेते हैं। सीक्वेंस √n+1 -√n कन्वर्जेस टू, मानी हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर ये सीक्वेंस कन्वर्ज होती है। तो लिमिट फाइंड करने का तरीका लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट, लेकिन यहां जो आपको सीक्वेंस की टर्म दे रखी है उसका हमें रेशनलाइजेशन करना होगा, यानी कि परिमेयीकरण। तो आप उसके लिए लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट √n+1 -√n, क्योंकि ये टर्म आपको दे रखी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए आप इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसके कंजुगेट, यानी कि कह सकते हैं √n+1 +√n से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि टर्म आपके पास में होगी √n+1 -√n √n+1 +√n डिवाइड बाई √n+1 +√n। अब यहां अपने पास में a - b, a + b जैसी टर्म है, तो हम इसको फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a² - b²। तो ये टर्म चेंज होके बनेगी n+1 - n डिवाइड में होगा अपने पास में √n+1 +√n। यहां वैल्यूज हैं लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिट
1/√n+1 प्लस √n। अब सेम टू सेम की लिमिट हमें अगर n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करनी है तो यहां से हम √n को कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म में से, यानी कि इस प्रकार से n टेंस टू इनफाइनाइट 1/√n, यहां अपने पास में आएगा √1 प्लस 1/n प्लस 1। अब अगर ये लिमिट हम अप्लाई करेंगे तो यहां अंदर तो टर्म क्या होंगी देखना, 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 2, लेकिन 1/√n है तो यहां पर n की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो ये टर्म हो जाएगी 0, यानी कि 1/∞ जैसी सिचुएशन है, इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0। तो कहने का मतलब ये दी गई सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज होगी। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि आपको सीक्वेंस दे रखी है n⁻⁴ और वही कंडीशन हमें चेक करनी है कि ये किसको कन्वर्जेज होती है, कन्वर्जेज टू। हमें यहां पे कुछ ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से हमें किसी एक को सिलेक्ट करना है। अब क्योंकि यहां हमें सीधा ये चेक करना है कन्वर्ज किसको होगी, तो हमारे पास तरीका वही है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n⁻⁴ तो हमने यहां पे मान लिया कि ये किसी पॉइंट y पे कन्वर्ज होती है और उस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। तरीका क्या होगा देखना, लेट y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n⁻⁴ जब कभी ऐसी सिचुएशन हो तो आप x y z कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे जिसको ये सीक्वेंस कन्वर्ज हो रही है। अब इसको सोल्व करने के लिए जब कभी ऐसी पावर की सिचुएशन हो तो आप दोनों तरफ log ले लेंगे, तो log y इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, तो ये अपने पास में आ जाएगा 1/n log n। अब अगर हम इधर अप्लाई करते हैं n टेंस टू इनफाइनाइट तो log इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, यानी कि कैसी फॉर्म है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म हो गई। और ऐसा आने पर हम डीएल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि नोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लिमिट वापस से अप्लाई करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं, बाय डीएल हॉस्पिटल रूल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट log n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/n और n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। इधर अपने पास में चल रहा है log y। अब ये 1/n है और इसमें लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो इधर आ जाएगा 0, यहां अपने पास में है log y। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, क्योंकि हमने ऐसा माना है ये दी गई सीक्वेंस y को कन्वर्ज हो रही है, लेकिन यहां log y इक्वल टू 0 है तो दोनों तरफ आप एक्सपोनेंशियल ले सकते हैं। तो इधर हो जाएगा y इक्वल टू e⁻0 और e⁻0 का मतलब होगा 1। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है n⁻1/n ये कन्वर्ज होगी 1 को, ये इस दी गई सीक्वेंस की लिमिट को डिनोट करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ रूल्स के बारे में, यानी कि अभिसारी अनुक्रम के कुछ नियम हैं जिनसे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि क्या सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और अगर कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी। आइए देखते हैं पहला रूल। तो आप इसको ऐसे देखेंगे, द सीक्वेंस एक्शन इज कन्वर्जेंट, यानी कि कोई अनुक्रम एक्शन अभिसारी होगा यदि एक्शन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यानी कि अगर एक्शन सीक्वेंस एक दिष्ट वर्धमान हो, साथ में एक्शन सीक्वेंस बाउंडेड हो यानी कि परिबद्ध हो, ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो दी गई सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेंट होगी। और इस स्थिति में स्टूडेंट्स जो लिमिट होगी सीक्वेंस की वो उसके सुप्रीमम के इक्वल होती है,
यानी कि किस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, जो उस सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा। इससे हम डायरेक्ट देख पाएंगे कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या, और है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रही है। दूसरा रूल भी कुछ इस प्रकार से है, द सीक्वेंस एक्शन इज convergent if sequence action is monotonic decreasing, यानी कि एक दिश ह्रासमान हो और सीक्वेंस एक्शन बाउंडेड हो। एक दिश ह्रासमान और परिबद्ध होने पर भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, लेकिन उस स्थिति में वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, या कहें उस स्थिति में सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। वो लिमिट स्टूडेंट्स सीक्वेंस के इन्फिमम के इक्वल होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो भी वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन उस स्थिति में उस सीक्वेंस की लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्शन के इक्वल होगी। और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और बाउंडेड होने के बाद भी वो कन्वर्जेंट होगी, लेकिन ऐसी स्थिति में लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिट एक्शन, यानी कि दी गई अनुक्रम की सीमा उसके इन्फिमम के इक्वल होगी। तो सीक्वेंस का मोनोटोनिक और बाउंडेड होना जरूरी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। तो हम ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल, जिसमें हम सीक्वेंस जो कि नेचुरल नंबर का फंक्शन होता है उसको कुछ इस प्रकार से अज्यूम कर लेते हैं। टू एन प्लस 3 n प्लस 4, ये कोई सीक्वेंस है। इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि एक्शन बी ए सीक्वेंस वेयर x n इक्वल टू 2n प्लस 3 n प्लस 4। ओके, हमें डायरेक्ट यहां इस प्रकार से लिखा दे रखा है, इसका मतलब ये भी एक सीक्वेंस किसी अनुक्रम को व्यक्त करता है। अब हमें देखना है कि क्या ये मोनोटोनिक है, क्या ये बाउंडेड है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने पर इसकी लिमिट सुप्रीमम के इक्वल होगी और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होने पर इन्फिमम के इक्वल होगी। तो हम इसके कुछ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि बात करें x1 का, तो इसके लिए x1 कौन होगा, जब हम n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 5 अपॉन 5, यानी कि आ गया अपने पास में x1। फिर देख लेते हैं x2, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 7, 2 प्लस 4 6, यह आ गया अपने पास में x2। उसके बाद x3, तो आप n की जगह 3 पुट करेंगे, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 4 7। इसी तरह से आगे सीक्वेंस की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी, लेकिन इनसे हमें यह पता चल गया कि कंटिन्यूअसली वैल्यू जो है वो बढ़ती हुई आ रही है, मतलब इंक्रीजिंग आ रही है। क्योंकि हमने देखा 1 से बड़ा है 7/6, 7/6 से बड़ा है 9/7। इसका मतलब ये हुआ x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3, जो कि डेफिनेशन है सीक्वेंस के मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने की। आप इनको कंप्लीट ऐसे भी लिख सकते हैं कि xn प्लस 1 बड़ा है xn से फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो ये सभी चीजें ये डिनोट करती हैं कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। दिस इंप्लाइज दैट 2n प्लस 3 अपॉन n प्लस 4 इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, यानी कि एक दिष्ट वर्धमान है। इसके बाद अब क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, इसका सबसे पहली जो टर्म आएगी वो सबसे छोटी होगी। फिर कंटिन्यूअसली वैल्यू जो हो रही है वो 2 की तरफ टेंड कर रही है, मतलब सबसे पहले 1 आया, फिर 1 से कुछ बड़ा, फिर उससे भी कुछ बड़ा। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है
वो 2 की ओर कन्वर्ज हो रही है। जैसे जैसे हम n की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, सीक्वेंस की वैल्यू 2 की ओर कन्वर्ज हो रही है। तो इसका मतलब इसकी सभी वैल्यूज को हम, इस सीक्वेंस की सभी वैल्यूज को हम 1 से बड़े बराबर के इक्वल इस तरह से और लेस देन 2 लिख सकते हैं। यानी कि सीक्वेंस की सभी वैल्यूज दो रियल नंबर के बीच में लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये बाउंडेड है, इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है। अब क्योंकि ये मोनोटोनिक है और साथ में बाउंडेड भी है, इसका मतलब ये कन्वर्जेंट होगी। और कन्वर्जेंट होने की स्थिति में और इंक्रीजिंग होने की स्थिति में लिमिट सुप्रीमम के इक्वल होती है। तो आप यहां लिख देंगे, इसलिए सीक्वेंस 2n+3 अपॉन n+4 इज कन्वर्जेंट, अब कन्वर्जेंट है तो हमें लिमिट फाइंड करना है। तो लिमिट का तरीका हमें बता रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n+3 अपॉन n+4 इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से n को कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा देखना, 2+3 अपॉन n और यहां आ जाएगा 1+4 अपॉन n। तो अभी स्टूडेंट्स अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट को यहां अप्लाई करें तो ये टर्म 3 अपॉन n और 4 अपॉन n ये दोनों जीरो हो जाएंगी, बचेगा 2 अपॉन 1 यानी कि 2। तो ये 2 इस दी गई सीक्वेंस की लिमिट को डिनोट करता है, साथ ही 2 इसका सुप्रीमम भी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक एग्जांपल हो गया जिसको हमने पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया। एक सीक्वेंस जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड है तो वो कन्वर्जेंट होगी, और इस तरह से कन्वर्जेंट होने पर सीक्वेंस की लिमिट सुप्रीमम के इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, ए सीक्वेंस एक्शन इज डिफाइंड एज x1 इक्वल टू 1/2, xn प्लस 1 इक्वल्स टू 2xn प्लस 1/3। यानी कि सीक्वेंस का पहला स्टेप है 1/2 और उसके बाद के स्टेप्स को हमें इस फॉर्मूले में पुट करके चेक करना है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n वेयर n ग्रेटर देन 1, क्योंकि आप n की जगह सबसे पहले 1 पुट करोगे और ये x2 होगा। ठीक है, तो हम यहां समझ सकते हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमें देखना है कि क्या ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और अगर है तो किस पॉइंट पे कन्वर्जेंट है। तो इसके लिए क्योंकि x1 हमारे पास में है 1/2, x2 फाइंड करने के लिए आप n की जगह यहां 1 पुट करेंगे तो x2 इक्वल टू 2x1 प्लस 1/3। x1 की वैल्यू हमारे पास में है 1/2 प्लस 1/3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1 प्लस 1 आ जाएगा अपने पास में 2/3। ऐसे स्टूडेंट्स हम फाइंड करेंगे x3, तो हम यहां n की जगह 2 पुट करेंगे, वैल्यू आ जाएगी 2x2 प्लस 1/3। 2 इंटू x2 की वैल्यू यहां आई अपने पास में 2/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 4/3, यहां ऐड हो गया तो 7/9। इस तरह से हम सीक्वेंस के आगे भी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां इन 3 एलिमेंट से हमें यह पता चल गया कि 1/2 से बड़ा है 2/3, 2/3 से बड़ा है 7/9, यानी कि x1 से बड़ा है x2, x2 से बड़ा है x3। यानी कि n को बढ़ाने पर सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ रही है, जो कि डेफिनेशन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने की। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ऑल xn प्लस 1 आर ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, जो कि डिनोट करता है दी गई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगी, यानी कि एकदिष्ट वर्धमान।
अगला हमें देखना है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है, क्योंकि दो सिचुएशन है, दो ऐसी कंडीशन है जिनको चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि दी गई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है क्या। तो यहां मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तो हमने चेक कर लिया। अब अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो जो सबसे पहली वैल्यू है वो सीक्वेंस की सबसे छोटी वैल्यू होगी, फिर कंटिन्यूअसली वैल्यूज बढ़ती हुई आएंगी, इंक्रीजिंग होती हुई आएंगी। तो 1/2 है, उसके बाद 2/3, फिर 7/9, यानी कि सीक्वेंस 1 की ओर कन्वर्ज हो रहा है जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि xn की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 1/2 से 1 के बीच में लिखी जा सकती हैं फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। दो रियल नंबर के बीच में लिखी जा रही है, इसका मतलब ये सीक्वेंस बाउंडेड है। xn इज बाउंडेड यानी कि परिबद्ध है। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड है, इट मींस सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो किस पॉइंट पे कन्वर्ज है, ये देखने के लिए हमें लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट चेक करना होगा, लेकिन यहां डायरेक्ट n पे डिपेंड नहीं है, तो थोड़ा सा रूल हमारा चेंज होगा। अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप यहां लिखोगे, इसलिए सीक्वेंस xn जो है वो कन्वर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट होने का मतलब है लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगी। इट मींस हमने लेट कर लिया कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn जो है वो इक्वल है l के। हमें इस वैल्यू को फाइंड करना है, अभी हमने इसको अज्यूम किया है। अब अगर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn पे l के बराबर है, तो यहां xn प्लस 1 पे अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट अप्लाई करेंगे तो ये भी l के इक्वल होगा। तो आप यहां लिख सकते हैं एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1 भी l के इक्वल ही होगा। तो अब लिमिट को फाइंड करने के लिए आप इस वाले इक्वेशन में बोथ साइड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगा दीजिए और फिर ये दोनों वैल्यूज हम यहां पुट कर देंगे। आइए देखते हैं आगे आप किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn प्लस 1, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2xn प्लस 1/3। ये जो टर्म है इसको हमने l के इक्वल माना, l यानी कि लिमिट। यहां n टेंड्स टू इनफाइनाइट ये वाली लिमिट सिर्फ इस स्टेप पे अप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा 2l प्लस 1/3। इसको सोल्व करोगे तो 3l इक्वल टू 2l प्लस 1, 3l माइनस 2l इक्वल टू 1, और यहां से आ गया अपने पास में l इक्वल टू 1, जो कि इस दी गई सीक्वेंस की लिमिट को डिनोट करती है। यानी कि हमने देख लिया क्योंकि इस सीक्वेंस का सुप्रीमम 1 है इसलिए इसकी लिमिट भी 1 आई है, क्योंकि सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड होने की स्थिति में सीक्वेंस की लिमिट सुप्रीमम के इक्वल होगी और सुप्रीमम इसका है 1। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा xn कोई सीक्वेंस इस प्रकार से डिफाइन है x1 इक्वल टू √2 एंड xn प्लस 1 इक्वल टू √2 प्लस xn। यानी कि x1 तो हमें गिवन है डायरेक्ट √2 और आगे की वैल्यूज यानी x2 x3 फाइंड करने के लिए आप इस इक्वेशन में n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर सकते हैं। हमें यहां इस सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की कंडीशन और किस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा है यानी कि लिमिट फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले दो सिचुएशन, एक तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, साथ में बाउंडेड होना चाहिए। इन दोनों के फुलफिल होने पर कन्वर्जेंट होगा और सीक्वेंस की जो लिमिट है वो सुप्रीमम के इक्वल होगी। तो आइए देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये तो पता ही है x1 इक्वल टू √2 है जो कि 1.4 समथिंग होता है, और इधर x2 फाइंड करने के लिए आप यहां इक्वेशन में n की जगह 1 पुट करोगे तो आ जाएगा 2 प्लस x1 और x1 की वैल्यू है √2। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये अपने पास में इस √2 से बड़ी क्वांटिटी आ गई, क्योंकि यहां √2 में √2 यानी कि 1.4
एक से बड़ी कोई नंबर जुड़ रही है, इसका मतलब x3 फाइंड करोगे तो वो भी इससे बड़ा आएगा। इसलिए आप क्या कह सकते हो, x1 से x2 बड़ा है, x2 से x3 बड़ा है। यानी कि ये बात डिनोट करती है सीक्वेंस के मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने को। तो आप लिख सकते हैं xn+1 ग्रेटर देन xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इसलिए सीक्वेंस xn जो है वो एकदिष्ट वर्धमान होगी, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। इसके बाद हमें देखना है बाउंडेड। तो क्योंकि पहली वैल्यू √2 है और सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो √2 से बड़े ही एलिमेंट्स आते जाएंगे। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, क्योंकि xn की सभी वैल्यूज √2 से बड़ी हैं और क्योंकि ये नंबर 2 की ओर कन्वर्ज हो रहा है तो 2 से छोटी होंगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब क्योंकि ये दोनों रियल नंबर हैं, सीक्वेंस की सभी वैल्यूज को हम दो रियल नंबर के बीच में लिख सकते हैं, इसलिए ये हमारे पास में एक बाउंडेड सीक्वेंस भी होगी। xn इज बाउंडेड सीक्वेंस। बाउंडेड और मोनोटोनिक होने पर कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट होने पर लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हैं। तो अभी हमें उस पॉइंट को फाइंड करना है जिस पे ये कन्वर्ज हो रही है। उसके लिए हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि इस सीक्वेंस xn की लिमिट l है, यानी लेट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इक्वल टू l। अगर हम ये लिमिट xn+1 पे अप्लाई करेंगे तो भी l ही आएगा। अब इस इक्वेशन को काम में लेते हुए दोनों तरफ हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ले लेंगे। तो यहां हम लिखेंगे नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn+1 लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2 + xn। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्योंकि हमने xn के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट को l माना है तो n+1 पर भी इसकी वैल्यू l ही होगी। तो यहां जाएगा l अपने पास में इक्वल टू ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट यहां xn पे अप्लाई होगा तो 2 + l। अब देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर लेंगे तो l² इक्वल टू 2 + l, l² - l - 2 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया अपने पास में। अब यहां से हमें इसकी लिमिट को फाइंड आउट करना है, तो आप इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन कर देते हैं, l² - 2l + l - 2 इक्वल टू 0। l कॉमन लोगे तो l - 2 + 1 l - 2। इक्वेशन अपने पास में आ गए l + 1 l - 2 इक्वल टू 0। और इनको सोल्व करने पे l की दो वैल्यूज आ गई अपने पास में, और वो दो वैल्यूज कौन सी हैं, l इक्वल टू -1 एंड l इक्वल टू 2। अब किसी सीक्वेंस की जो कन्वर्जेंट है लिमिट उसकी यूनिक होती है, ऐसे दो लिमिट्स नहीं हो सकती। तो क्योंकि हमें पता है सीक्वेंस 2 की ओर कन्वर्ज है और इस सीक्वेंस का सुप्रीमम 2 के इक्वल है, इसलिए यहां से इस सीक्वेंस की लिमिट होगी 2। तो यहां वो कॉन्सेप्ट काम में आता है, इसलिए आप क्या कहेंगे, द सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू 2। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने की कंडीशन और कन्वर्जेंट पॉइंट को। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है कि कोई सीक्वेंस xn इस प्रकार से डिफाइन है 2n - 5 7n + 4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। हमें देखना है विच वन इज नॉट ट्रू, कि दिए गए नीचे ऑप्शन में से कौन सा सही नहीं है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग यानी कि एकदिष्ट वर्धमान, बाउंडेड यानी कि परिबद्ध, कन्वर्जेंट यानी कि अभिसारी, और ये बताना है कि कन्वर्जेस टू -5/4 यानी कि इस पॉइंट पर वो कन्वर्ज होती है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चेक करने के लिए हम सीक्वेंस के टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं, n = 1, n = 2, n = 3 के लिए। तो सबसे पहली वैल्यू आप n = 1
पुट करके फाइंड आउट करेंगे। मतलब जो x1 है वो अपने पास में होगा 2 - 5 - 3 अपॉन 11। x2 जो है वो आ जाएगा 2 × 2 -1 अपॉन 18। x3 अपने पास में आ जाएगा 6 - 5 1 अपॉन 25। इस तरह से हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। इन्हीं से हमें इतना पता लग गया कि सीक्वेंस की सभी वैल्यूज बढ़ती हुई मिल रही है, मानी इंक्रीजिंग मोड पर हैं। जैसे जैसे हम n बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे सीक्वेंस की वैल्यू बढ़ती हुई आ रही है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी सभी प्राकृत संख्याओं के लिए। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो ट्रू है, ये दी गई सीक्वेंस हमारे पास में मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें चेक करना है बाउंडेड। तो क्योंकि इसकी वैल्यूज -3/11 से स्टार्ट हुई थी और 1 की ओर टेंड कर रही हैं, इसका मतलब इसके सभी वैल्यूज दो रियल नंबर के बीच में पुट कर सकते हैं, तो ये बाउंडेड यानी कि परिबद्ध होगा। और जो सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और साथ में बाउंडेड है, तो इसका मतलब वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन भी सही है। अब हमें देखना है कि ये क्या -5/4 को कन्वर्ज होती है, तो हम इसकी लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n - 5 अपॉन 7n + 4। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो n को कॉमन ले लेते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2 - 5/n 7 + 4/n। पुट करोगे तो ये आगे जो टर्म आ रही है वो 0 हो जाएंगी, सोल्व होने पर आ जाएगा 2/7। यानी कि ये जो सीक्वेंस है वो 2/7 को कन्वर्ज हो रही है, और यहां ऑप्शन में दे रखा है -5/4 को कन्वर्ज हो रही है। तो इनमें से ये तीनों तो सही हैं, ये गलत है, तो अपने पास में ऑप्शन सही हो जाएगा कन्वर्जेस टू -5/4, क्योंकि इसकी लिमिट जो है वो आई है 2/7। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम देखेंगे अनुक्रम की सीमा पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, जिनमें सबसे पहला रिजल्ट इस प्रकार से है कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फिर हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल भी। तो आप सबसे पहले तो नोट कर लीजिए, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, बट इट्स कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो यह जरूरी नहीं है। तो आइए देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। जैसे कि आपके पास में कोई सीक्वेंस है 1 + -1 n। इसको जब आप जनरलाइज करते हैं तो n = 1 रखने पे ये होता है 0, n = 2 पुट करने पे आ जाएगा 2, n = 3 पुट करने पे फिर से 0, फिर से 2, जब आप n = 4 पुट करेंगे। इस तरह से मिल रही सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का जो रेंज है वो आ गया अपने पास में 0 2, क्योंकि रेंज होता है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि अनुक्रम के विभिन्न अवयवों का समुच्चय। तो हम इस सीक्वेंस के लिए लिख सकते हैं कि इसके सारे एलिमेंट 0 और 2 के बीच में लिखे जा सकते हैं, यानी कि इस सीक्वेंस को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। यानी कि ये बाउंडेड है लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी लिमिट यूनिक एग्जिस्ट नहीं करती। फाइनाइट तो है लेकिन कन्वर्जेंट होने के लिए सीक्वेंस की लिमिट फाइनाइट और यूनिक होनी चाहिए। कहने का मतलब क्योंकि अपने पास में एक्शन इस प्रकार से एग्जिस्ट कर रहा है कि उसकी वैल्यू 0 होगी इफ n इज ओड, यानी n के विषम होने पर इसकी वैल्यू 0 है, और 2 होगी अगर
n अपने पास में इवन हो। तो जब हम फाइंड आउट करेंगे इसकी लिमिट, यानी कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n, तो यहां पे इसकी लिमिट 0 और 2 आ सकती है। तो ये रिजल्ट किसको डिनोट कर रहा है? लिमिट फाइनाइट तो है बट नॉट यूनिक। यूनिक नहीं होने की स्थिति में ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। तो ये एग्जांपल है कि ऐसा सीक्वेंस जो बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। इसकी जगह आप दूसरा एग्जांपल ये भी देख सकते हो, -1 रेज टू द पावर n। इस सीक्वेंस की दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, एक तो आएगा 1 और एक आएगा -1। तो -1 जब आएगा जब n की वैल्यू ओड हो, और 1 आएगा जब n की वैल्यू इवन हो। इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट -1 रेज टू द पावर n, -1 और 1 होगी। यहां भी सेम ही सिचुएशन है, फाइनाइट तो आ रही है लिमिट लेकिन यूनिक नहीं है। और जिस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट कहते हैं उसकी लिमिट फाइनाइट होने के साथ साथ में यूनिक भी होती है। तो ये बात मैं अगले नोट में लिखवा दूंगा। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। इसके बाद हम देखते हैं इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि इन एग्जांपल से हमने समझ लिया। वो इस प्रकार से है, द लिमिट ऑफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की सीमा अद्वितीय होती है। द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज यूनिक। तो जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े उन सभी के अंदर लिमिट यूनिक एग्जिस्ट कर रही थी और सारे के सारे जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस थे। अभी भी हमने पढ़ा, लास्ट है इफ एक्शन इज कन्वर्जेंट देन सीक्वेंस मोड एक्शन इज कन्वर्जेंट। यानी कि अगर सीक्वेंस एक्शन अभिसारी है तो मोड एक्शन सीक्वेंस भी अभिसारी होगी, बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। लेकिन इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिफाइन कर रहे हैं इस प्रकार से कि सीक्वेंस एक्शन डिफाइन है -1 रेज टू द पावर n की फॉर्म में फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो इस सीक्वेंस के बारे में हम जानते हैं कि यहां एक्शन की दो वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। एक तो -1, वो तब होगी जब n ऑड हो यानी कि विषम हो, और 1 होगी अगर n इवन हो यानी कि सम संख्या हो। ऐसे में अगर आप लिमिट फाइंड आउट करोगे तो वो अपने पास में -1 और 1 होंगी, यानी कि फाइनाइट तो है लेकिन यूनिक नहीं है। इस वजह से ये सीक्वेंस एक्शन अपने पास में कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब देख लेते हैं इसका मोड एक्शन, यानी कि इस वाली सीक्वेंस को समझ लेते हैं। ये किस प्रकार से डिफाइन होगी? -1 रेज टू द पावर n का मोड, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी ओनली 1। ठीक है, अब यहां n की चाहे कोई भी वैल्यू हो, ऑड या इवन, इसकी वैल्यू 1 ही होगी। और ऐसे में अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट सीक्वेंस मोड एक्शन फाइंड करते हैं तो आएगी 1, जो कि फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। तो मोड एक्शन जो सीक्वेंस है वो यहां कन्वर्जेंट है लेकिन एक्शन कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये नोट इस एग्जांपल से प्रूव हो जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट पॉइंट।
यानी कि सीमा बिंदु। तो किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन होती है और किस तरह से उसको फाइंड किया जाता है, ये देखेंगे हम अभी। तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से पहले स्टूडेंट्स हमें जानना होगा नेबरहुड के बारे में, यानी कि प्रतिवेशी के बारे में। तो किसी रियल नंबर अल्फा का नेबरहुड एन एप्सिलॉन अल्फा से डिनोट किया जाता है और ये इक्वल होता है ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन नंबर है ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होता है, ऑलवेज टेंडिंग टू जीरो, जैसे कि 1/2, 1/3, 1/4 या डेसिमल में हम कह सकते हैं 0.1, 0.01। इस तरह का कोई नंबर है जो पॉजिटिव है लेकिन टेंडिंग टू जीरो होता है। तो स्टूडेंट अब लिमिट पॉइंट को देख लेते हैं। ए रियल नंबर अल्फा इज सेड टू बी limit point of sequence action if infinite terms या कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ एक्शन बी एग्जिस्ट इन नेबरहुड ऑफ अल्फा। और नेबरहुड अल्फा का मतलब है ओपन इंटरवल अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कोई वास्तविक संख्या अल्फा किसी सीक्वेंस एक्शन का लिमिट पॉइंट यानी कि सीमा बिंदु कहलाता है यदि उस वास्तविक संख्या अल्फा के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें। तो स्टूडेंट्स अब देखेंगे लिमिट पॉइंट के कुछ रिजल्ट्स के बारे में। पहला रिजल्ट है इफ लिमिट पॉइंट इज यूनिक, यानी कि अगर किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अद्वितीय हो तो उस स्थिति में लिमिट और लिमिट पॉइंट इक्वल हो जाते हैं। इनको हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। पहले कुछ रूल्स हैं जो आप नोट कर लीजिए कि अगर सीमा बिंदु अद्वितीय हो तो ऐसी स्थिति में सीमा और सीमा बिंदु अनुक्रम के इक्वल हो जाते हैं। दूसरी केस है इफ लिमिट पॉइंट इज नॉट यूनिक, तो ऐसी स्थिति में लिमिट भी नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसी स्थिति में उस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो स्टूडेंट्स इस डेफिनेशन और इन कंडीशंस को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा सीक्वेंस दे रखी है हमें 1 + -1 रेज़ टू द पावर n, जो कि हमारी ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। यानी कि जब हम इस सीक्वेंस को जनरलाइज करते हैं तो इसकी वैल्यूज आती हैं 0 2 0 2 डैश डैश सो ऑन। यानी कि जैसे आप n = 1 2 3 4 पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यूज मिलती हैं। अब हमें देखना है 0 के नेबरहुड में क्या इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, क्या 2 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। हमने देखा कि इसका रेंज तो 0,2 ही है। 0 के नेबरहुड की बात करें तो हमने एप्सिलॉन की वैल्यू को एक बार 1/2 अज्यूम कर लिया। ऐसे में 0 का नेबरहुड हो जाएगा 0 - 1/2, 0 + 1/2 एंड ओपन इंटरवल। यानी कि हमें वैल्यू मिल गई -1/2 to 1/2। इस -1/2, 1/2 में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एज 0 एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस की वैल्यूज इनफाइनाइट टाइम्स 0 होनी है, इनफाइनाइट टाइम्स 2 होनी है। तो जो 0 इनफाइनाइट टाइम्स मिल रहे हैं वो सारे इस इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं। तो 0 इसका लिमिट पॉइंट होगा।
2 जो कि इनफाइनाइट टाइम सीक्वेंस की वैल्यू है, उसका नेबरहुड हम अज्यूम कर सकते हैं। एप्सिलॉन को हमने एक बार 0.1 अज्यूम कर लिया, तो यह आ जाएगा 1.9, 2.1। तो इस ओपन इंटरवल में भी इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे एज द नंबर 2, यानी एलिमेंट 2 के तौर पर यहां अपने पास इनफाइनाइट टाइम्स 2 एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब 0 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 2 भी इसका लिमिट पॉइंट है। रीजन क्या है? क्योंकि 0 के नेबरहुड में भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और 2 के भी नेबरहुड में इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। जबकि हमने देखा था इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, 0 एंड 2। जबकि किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो यहां जो सेकंड केस है कि लिमिट पॉइंट इज नॉट यूनिक, देन लिमिट भी नॉट एग्जिस्ट। तो हमने क्योंकि देखा था लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n, ये 0 या फिर 2 हो सकती है, जो कि लिमिट के यूनिक होने का कंट्राडिक्शन है। इसलिए इस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट नहीं होंगी और यहां हमने देख भी लिया कि इसका लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार से कि मान लो सीक्वेंस अपने पास में -1 रेज टू द पावर n। इसको आप सोल्व करोगे तो यहां -1 1 -1 1 डैश डैश सो ऑन, इस तरह से हमें सीक्वेंस की वैल्यूज मिलती हैं। यहां हम चेक करें -1 के नेबरहुड में, तो -1 के नेबरहुड में -1 ही इनफाइनाइट टाइम एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि -1 इसका लिमिट पॉइंट है। 1 इसके नेबरहुड में भी जो 1 है वो इनफाइनाइट टाइम एग्जिस्ट करेगा, इसलिए -1 और 1 दोनों इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। यहां केस सेटिस्फाई हो रहा है सेकंड, यानी कि लिमिट पॉइंट यूनिक नहीं है, इसलिए इस सीक्वेंस की लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसा कि हमने लिमिट के पार्ट में देखा था, इस सीक्वेंस की लिमिट भी -1 रेज टू दी पावर n, वो -1 या 1 हो सकती है, जो कि यूनिक नहीं है। तो ये सेकंड केस भी यहां सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके कुछ और भी एग्जांपल्स, कुछ अलग फंक्शंस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया कि सीक्वेंस मान लो अपने पास में है sin n π/2, sin n π/2। इसको सोल्व कर लेते हैं। n की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करोगे तो sin π/2 जो कि होता है अपने पास में 1, उसके बाद आप पुट करोगे 2 तो sin 2π/2 यानी कि sin π जो होता है 0। फिर आप 3 पुट करोगे sin 3π/2 जो कि होता है अपने पास में -1, और ये वैल्यूज इसी तरह से रिपीट होती जाएंगी 1 0 -1 1 0 -1। तो ये तीनों ही एलिमेंट्स इनफाइनाइट टाइम एग्जिस्ट करेंगे, तो ये तीनों ही इस दी गई सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट होंगे। जैसे जैसे आप n पुट करते जाओगे यही 3 वैल्यूज रिपीट होती जाएंगी, तो लिमिट पॉइंट्स होंगे इसके 1 0 -1। अब क्योंकि लिमिट पॉइंट्स यूनिक नहीं है, इसलिए इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं केस नंबर फर्स्ट का एग्जांपल। अपने पास में सीक्वेंस है 1/n। सोल्व करने पे क्या आता है इसमें 1 1/2 1/3 1/4 डैश डैश सो ऑन। बात करें इसकी लिमिट की, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n जो कि 0 होता है, हमने इसको स्टडी भी किया हुआ है। अब हमें देखना है कि क्या 0 के नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट। तो 0 का नेबरहुड कौन होगा? मान लो कि एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 है, तो 0 का नेबरहुड आ गया अपने पास में -1/2 to 1/2। अब इस सीक्वेंस की
वैल्यूज 1/3, 1/4, उससे आगे आने वाले सभी वैल्यूज इस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए 0 इसका लिमिट पॉइंट भी होगा। अब क्योंकि इसकी लिमिट यूनिकली एग्जिस्ट करती है और 0 इसका लिमिट पॉइंट है, इसलिए ये केस नंबर फर्स्ट का एग्जांपल हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि लिमिट पॉइंट पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको यहां सीक्वेंस दे रखी है इफ xn इक्वल टू 1/n, जिसके बारे में हमने अभी अभी स्टडी किया है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, तुम्हें बताना है कि विच वन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो सबसे पहला है बाउंडेड सीक्वेंस। तो आइए देख लेते हैं क्या बाउंडेड सीक्वेंस की कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। इस सीक्वेंस को सोल्व करने पर वैल्यूज आ रही है अपने पास में 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश सो ऑन, यानी कि कंटिन्यूअसली वैल्यू 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो आप लिख सकते हैं ऑल एक्शन आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि एक्शन की सभी वैल्यूज दो रियल नंबर्स के बीच में लिखी जा सकती हैं। इसका मतलब ये बाउंडेड तो है, माने ये कंडीशन तो सही है यहां पे। इसके बाद हमें देखना है कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट हमने अभी भी देखा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाने पर इस सीक्वेंस की वैल्यू आ जाती है 0, जो कि इस सीक्वेंस की लिमिट को डिनोट करता है, जो फाइनाइट भी है और यूनिक भी है। इसका मतलब ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगी, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। तो तीसरा लिख रखा है 0 इज द यूनिक लिमिट पॉइंट। 0 इस सीक्वेंस का अद्वितीय सीमा बिंदु है, विच इज एलिमेंट ऑफ एक्शन, जो कि एक्शन की कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई पद है, यानी कि अनुक्रम का ही पद है। जबकि ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, इस सीक्वेंस को आप n की किसी भी वैल्यू के लिए सोल्व कर लीजिए, 1, 1/2, 1/3, 1/4 डैश डैश सो ऑन, 0 इसकी वैल्यू कभी नहीं होगी, जबकि 0 इसका लिमिट पॉइंट है और साथ में लिमिट भी है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स लिमिट पॉइंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं कि किसी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट उस सीक्वेंस का एलिमेंट होना आवश्यक नहीं होता, जैसा कि हमने इस एग्जांपल में देखा। इससे पहले के एग्जांपल्स में हमने देखा कि किसी सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n सीक्वेंस का देखा, या बात करें -1 रेज टू द पावर n का। इन दोनों सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट्स एक से ज्यादा थे। इसके बाद ऐसे भी सीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं जिनका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही ना करे, जैसे हम बात करें n² या 2n सीक्वेंस। तो ये ऐसी सीक्वेंस है जिनके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, मतलब इन सीक्वेंस के लिए ऐसा कोई रियल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसके नेबरहुड में इस सीक्वेंस के इनफाइनाइट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी नोट को हम लिख देते हैं। द लिमिट पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी कि सीक्वेंस एक्शन, नीड नॉट बी एलिमेंट ऑफ एक्शन, यानी किसी अनुक्रम का सीमा बिंदु उस अनुक्रम का पद होना आवश्यक नहीं है। सेकंड नोट है ए सीक्वेंस एक्शन हैज मोर देन वन लिमिट पॉइंट। किसी सीक्वेंस के एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ऐसी भी सीक्वेंस हो सकती हैं जिनके लिमिट पॉइंट्स एग्जिस्ट ना करें। अगर किसी सीक्वेंस के लिए एक से ज्यादा बार किसी एलिमेंट का रिपीटिशन होता है, यानी कि पुनरावृत्ति होती है, तो वो उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होता है। जैसा कि हमने -1 रेज टू द पावर n में भी देखा कि -1 और 1 इनका रिपीटेशन रेगुलरली हो रहा है। 1 प्लस -1 रेज टू द पावर n में भी हमने देखा कि 0 और 2 इनका रिपीटेशन हो रहा है।
तो मतलब आप याद रखें, अगर किसी सीक्वेंस में एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो वो उसका लिमिट पॉइंट होता है। जैसे इस सीक्वेंस के लिए -1 और 1, इस सीक्वेंस के लिए 0 और 2 लिमिट पॉइंट्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सीक्वेंस में अगर किसी एलिमेंट्स का रिपीटेशन हो रहा है तो फिर वो उसका सीमा बिंदु होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज की क्लास में लिमिट ऑफ सीक्वेंस, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस और लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस के बारे में डिटेल में स्टडी किया। आप वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।